सुभद्राभ्यां जगन्नाथायते नमः। अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है। पूर्व कक्षा के जो श्लोक है उसको थोड़ा आवृत्ति करके आगे चलते हैं। पापाप्ते क्षितराशि संधि जनने सद्यो विनाशं ध्रुवम् गंडाम ते पितृमातृहाश शिशुमृति जीवेद यदीक्ष्मापति जातः संधि चतुष्टयेऽप्यशुभ संयुते क्षिते स्यन्मृतिर्मृत्योर्भागगते च सा सति विदो केन्द्रेष्टमेवामृतिः। ये प्रथम श्लोक हम लोग पढ़े हैं, उसमें गंडांत एवं राशि संधि व केंद्र में पापग्रहों के संबंध से जो मृत्यु व अल्पायु का योग बनता है, उस संदर्भ में हम लोग पूर्व कक्षा में पढ़े हैं। पापाप्ते क्षितराशि संधि जनने सद्यो विनाशम ध्रुवम गंडांते पितृमातृहा शिशुमृतिर जीवेद यदि क्ष्मापति जातः संधि चतुष्टयेऽप्यशुभ संयुक्ते क्षिते श्यान्मृतिर मृत्योर्भागगते च सा सति विधु केन्द्रेष्टमेवा मृतिः। मृत्यु भाग प्रत्येक मेष लग्न से प्रारंभ करके मीन लग्न तक व मेष राशि से प्रारंभ करके मीन राशि तक जन्म राशि जन्म लग्न को आधार मानते हुए प्रत्येक राशि का मृत्यु अंश बताया जाता है। उसका हम लोग सारणी बनाए थे। मृत्यु अंश में यदि चंद्रमा एवं लग्न विद्यमान हो तभी भी व्यक्ति व शिशु मृत्यु अल्पायु का लक्षण में युक्त रहता है अथवा मृत्यु योग को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक हम लोग जो पढ़े हैं पूर्व कक्षा में, उसमें रंध्रे केन्द्रेषु पापी हृदय निधन गैर्वाथ लग्नास्तयोर्वा लग्नेब्जे वग्र मध्ये व्यय मृत्युरिपुगे दुर्बले शीतभानो क्षीणेन्दोषाशुभे वा तनुमद मदगुरुभिधीर्भाजिरन्ध्रास्तगोग्रे मृत्युः स्यादाशु केन्द्रे न यदि शुभखगाः सद्युतिर्वीक्षणं वा। इसमें 7 नियम हम लोग पढ़े हैं। रंध्रे केन्द्रेषु पापी, रंध्र अष्टम भाव का जो अन्य नाम है वो रंध्र स्थान है। रंध्र केन्द्रेषु पापी हृदय निधन गैर्वाथ लग्नास्तयोर्वा। इसमें तीनों की तीनों लक्षण अथवा में बताया जा रहा है। 7 लक्षण बताते हैं अल्पायु का, शीघ्र मृत्यु का लक्षण। इन 7 लक्षण क्या क्या है ना? पापग्रह केंद्र में अष्टम भाव में पापग्रह विद्यमान हो। द्वितीय में क्या बताते हैं ना? पापग्रह लग्न अष्टम में स्थित हो, उदय निधन गई ही। तृतीय लक्षण में पापग्रह लग्न सप्तम में विद्यमान हो। चतुर्थ लक्षण क्या है ना? लग्न चंद्रमा पापग्रहों के मध्य में स्थित हो, बीच में हो। पंचम लक्षण दुर्बल चंद्रमा, जो बलहीन चंद्रमा त्रिक भाव में 6, 8, 12 जो त्रिक स्थान है त्रिक भाव में स्थित हो। षष्ठ लक्षण क्या है ना? क्षीण चंद्रमा, जो हम लोग जानते हैं कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेके सप्तमी अर्ध से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी तक क्षीण चंद्रमा होता है।
क्षीण चंद्रमा, शिशु का चंद्रमा जो हो वो हो क्षीण चंद्रमा, एवं वो पापग्रहों के साथ लग्न में अथवा पंचम में अथवा सप्तम में अथवा नवम स्थान में स्थित हो। एक साथ तो हम लोग लग्न सप्तम, लग्न अस्त लग्न व सप्तम भाव को जानते हैं। पंचम नवम त्रिकोण स्थान है, तो 1 7 5 9 इन चारों में से किसी एक स्थान में क्षीण चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ युक्त होके विद्यमान हो। षष्ठ लक्षण। सप्तम लक्षण में हम लोग क्या पढ़े हैं ना, पापक ग्रह सप्तम अष्टम भाव में विद्यमान हो। रंध्रास्तगो गृही, उग्र व पापक ग्रह 7 और 8वें भाव में विद्यमान हो। इन सभी में एक लक्षण कॉमन है, इनके ऊपर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि ना हो। शुभ ग्रहों की युति व शुभ ग्रहों की दृष्टि अथवा केंद्र में शुभ ग्रह नहीं होने के कारण युति दृष्टि नहीं हो, शुभ ग्रहों का व केंद्र में शुभ ग्रह विद्यमान ना हो। केंद्र हम लोग जानते हैं 1 4 7 10 जो है वो केंद्र स्थान है। इन चारों भावों में केंद्र भाव में पापक ग्रह स्थित ना हो, उससे वालारिष्ट व शिशु का शीघ्र मृत्यु का योग बन जाता है। जहां हम लोग अशुभ लक्षण विचार कर रहे हैं, उसी स्थान में यदि शुभ ग्रहों की संबंध हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि अथवा शुभ ग्रहों की युति हो जाए, वो अशुभ व मृत्यु व शीघ्र मृत्यु का जो योग है वो भंग हो जाता है। इसीलिए यहाँ अंतिम में जाके शुभ ग्रहों की चर्चा भी किए हैं। केंद्रे न यदि शुभ खगाहा, वो श्लोक में बताते हैं, केंद्र में शुभ ग्रह नहीं हो, सदयुतिर वीक्षणम वा, शुभ ग्रहों की युति व शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तभी ये योग सातों के सातों योगों के द्वारा शीघ्र मृत्यु का कारण होगा व अल्प बनेगा। आज कुछ लक्षण हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद नोट बनाएंगे कुछ लक्षण, उसके बाद उदाहरण भी देखेंगे, जन्म कुंडली के उदाहरण भी देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक में 13 नंबर श्लोक फलदीपिका ग्रंथ मंत्रेश्वर दैवज्ञ कहते हैं, जन्मेशोऽथ विलग्नपो यदि भवेत् दुस्थो बलो वश्चरेर् स्यादराशि प्रमितेश्च मारयति तन् माशीदृक्काणाधिपः अंशेषो दिवशैस्तथा यदि द्वित्र्यादियोगान् बहून् नालोच्य प्रवदेत् सुताष्टमगतेः पापैररिष्टं शिशोः। और एक बार 13 नंबर श्लोक देखिए, जन्मेशोऽथ विलग्नपो यदि भवेत् दुस्थो बलो वश्चरैः तदराशि प्रमितैश्च मारयति तन्मासेदृक्काणाधिपः अंशेषु दिवशैस्तथा यदि मृतिर्द्वित्रादियोगान् बहून्नालोच्य प्रवदेत् सुताष्टमगतिः पापैररिष्टं शिशोः। इसमें जन्मेशः अथ विलग्नपो, ये खंडाकार यहाँ होना चाहिए, जन्मेशोथ विलग्नपो। इसमें एक अर्ध अकार यहाँ शो के बाद होना चाहिए, टाइपिंग में करते वक्त खंडाकार नहीं मिला, इसीलिए टाइप नहीं किया हूं। जन्मेशोथ माने जन्मेश, जन्म राशि का अधिपति जन्मेश, जन्म राशि चंद्रमा स्थित
जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां विद्यमान होता है वो जन्म राशि होता है, उस जन्म राशि का अधिपति। विलग्नपो लग्नाधिपति, तो दोनों मुख्य होते हैं। आयु विचार में व शुभाशुभ फल विचार में सभी में चंद्र स्थित राश्याधिपति एवं जन्म लग्नाधिपति, ये दोनों प्रमुख भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। इसलिए यहाँ कहते हैं आयु विचार के प्रसंग में लग्नेश एवं जन्म राशि के अधिपति दोनों यदि भवेत दुस्थः अवलः, लग्नाधिपति जन्म राशि का स्वामी अवल, अवल मतलब दुर्बल बलहीन होकर दुस्थान में स्थित हो। दुस्थान कहने से हम लोग जानते हैं त्रिकस्थान 6, 8, 12, तो लक्षण पहले हम लोग लिखेंगे। जन्मेश चंद्र राशि के स्वामी, लग्नेश ये दोनों बलहीन होकर त्रिकस्थान में 6, 8, 12 में दुस्थान में स्थित हो, एवं जिस राशि में इसे लग्नेश व चंद्र राशि से पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, उस राशि का जितना संख्या होता है उतने समान वर्ष संवत्सर में, वर्ष में अवलो वश्चरी ही तदराशि प्रमितैश्च वश्चरी ही, तदराशि प्रमितैश्च वश्चरी ही का अर्थ यह हुआ जैसे लग्न मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के अधिपति बुध, जन्म कुंडली में बुध बैठा है सिंह राशि में, तो लग्न से मिथुन लग्न से सिंह राशि हम लोग गिनती करते हैं तो हम लोगों को 3 पता चलता है, कर्क सिंह, 3 का ज्ञान होने के कारण तो तृतीय वर्ष में, जन्म के उपरांत तृतीय वर्ष में यदि जन्म लग्नाधिपति एवं चंद्रमा स्थित राश्याधिपति दोनों दुर्बल होके त्रिकस्थान में 6, 8, 12 में स्थित हो, तभी वहां लग्नाधिपति एवं चंद्र राश्याधिपति जितने राशि संख्या में स्थित होगा उतने वर्ष में, मेष में स्थित होगा तो 1 वर्ष में, वृष में स्थित होगा तो 2 वर्ष में, मिथुन में स्थित होगा तो 3 वर्ष में, इसी तरह वर्ष की संख्या हम लोगों को गिनती करना चाहिए। तदराशि प्रमितैश्च वर्षरी मारयति, उतने संवत्सर में शिशु का मृत्यु होता है। जैसे हम लोग जब बालारिष्ट योगाध्याय पढ़ रहे थे, बालारिष्ट योग में त्रिपता की चक्र का हम लोग निर्धारण कर रहे थे। त्रिपता की चक्र में सभी लोग हम लोग बालारिष्ट योग भी पढ़े हैं। उस कक्षा में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे त्रिपता की चक्र की, उसमें वेद पंच नखान दत्वा बन्ही अष्ट समयम तथा भुवनम युगलम चैव दशदेयस्तथैव च, उस नियम के आधार पे कितने वर्ष में बा कितने माह में अथवा कितने दिन में शिशु को बालारिष्ट होगा उसका चिंतन हम लोग वर्ष मास दिन का चिंतन कर रहे थे। इसी प्रकार यहां भी वर्ष का ज्ञान करना है। उदाहरण के लिए एक कुंडली हम लोग देख लेते हैं। यहां आपके सामने जन्म लग्न मेष लग्न है, जन्म राशि कर्क राशि है, क्योंकि चंद्रमा स्थित राशि कर्क है, जन्म लग्न मेष है। मेष राशि का अधिपति कर्क राशि में विद्यमान है, तो कर्क राशि में विद्यमान होने के कारण मंगल, वहां हम लोगों को संख्या कितना प्राप्त हुआ ना, 4। तो चतुर्थ वर्ष में शिशु जन्म के उपरांत चतुर्थ वर्ष में बालारिष्ट होगा, शिशु को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, वह मृत्यु का कारण चतुर्थ वर्ष होगा। एवं चंद्र स्थित राश्याधिपति भी चंद्रमा है, चंद्रमा भी बैठा है कर्क राशि में, कर्क राशि का संख्या कितना है, 4। तो हम लोग क्या विचार करेंगे ना, चतुर्थ वर्ष में बालारिष्ट का विचार हम लोग करेंगे। दोनों की ओर से
यदि चतुर्थ वर्ष आया तभी वहां निश्चित रूप में चतुर्थ वर्ष में बालारिष्ट है। उसके बाद कहते हैं, देखिए इसमें श्लोक में, थोड़ा श्लोक को उसके बाद वाला लाइन को नजर दीजिए। मारयति तन्मासी दृक्काणाधिपः। मास का विचार करना है तो दृष्काण को देखना है। मास का विचार करेंगे तो किसको देखना है? ना दृष्काण को देखना है। किसके किसके दृष्काण? ना दोनों की दृष्काण। दृष्काणाधिपः यहाँ कहते हैं, दोनों के दृष्काण से यह अर्थ हुआ जन्म लग्न राशि का अधिपति एवं जन्म लग्न का अधिपति जिस दृष्काण में बैठा हो। लग्न दृष्काण, चंद्र दृष्काण, दोनों का दृष्काण हम लोगों को देखना है। लग्न दृष्काण के स्वामी, चंद्र दृष्काण की स्वामी, इन दोनों को देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा। जैसे जन्मेश विलग्न को पहले विचार वर्ष के लेके मास के लिए हम लोगों को क्या करना है? दृष्काण का विचार करना है। उसमें भी दृष्काण का अधिपति कौन होगा? ना लग्न दृष्काण एवं चंद्र दृष्काण। कुंडली देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने में दृष्काण की कुंडली निकाल रहा हूं। जन्म लग्न मेष लग्न, मेष लग्न किस दृष्काण में प्राप्त हुआ? ना धनु राशि में प्राप्त हुआ। धनु का संख्या कितना है? ना 9 है। तो लग्न के हिसाब से लग्न का 9 महीना वात, 4 वर्ष 9 महीना, 9 माह में अरिष्ट होगा दृष्काण, लग्न दृष्काण के अनुसार। और चंद्र दृष्काण के लिए विचार करें तो चंद्रमा मीन राशि में विद्यमान है, तो मीन राशि की संख्या 12 होता है। हम लोग तो जानते हैं यहाँ श्लोक में कहते हैं तदराशि प्रमितैश्च वर्ष वत्सरैहि वा मासैहि, जितना राशि है उतने वर्ष में। तो यहाँ मीन राशि का संख्या 12 है, इसलिए 12 महीना में। क्योंकि चंद्रमा किस दृष्काण में विद्यमान है? ना मीन दृष्काण में विद्यमान है। समझ गए? तो एक चंद्रमा के द्वारा 12 माह पता चला, लग्न के द्वारा हम लोगों को 9 महीना पता चला। तो जन्म के उपरांत शिशु जब चतुर्थ वर्ष होगा, क्योंकि पहले पता चला है क्या? ना चतुर्थ वर्ष में ही शिशु को मृत्यु होगी। चतुर्थ वर्ष के कौन से महीना में? ना नवम महीना से लेके 12वें महीना तक, नवम माह से लेके 12वां महीने के अंदर शिशु का मृत्यु होगा। लेकिन यहां दिवस का भी ज्ञान करना है। दिन का ज्ञान कैसे करेंगे? फिर से श्लोक के आगे देखिए, अंशेषो दिवसैस्तथा, अंशेषो अंश का अधिपति, अंश कहने से नवांश का ज्ञान होता है। याद रखना है, अंश क्या है? नवांश। दृष्काण, दृष्काण हम लोग जानते हैं एक राशि में 3 दृष्काण होता है। दृष्काण कुंडली देखना है तो लग्न दृष्काण, चंद्रमा का दृष्काण, दोनों का दृष्काण देखते हुए मास का हम लोग विचार किए। दिन के विचार के लिए हम लोगों को क्या देखना है? नवांश का विचार करना है। यदि लग्न नवांश का स्वामी या चंद्र नवांश का स्वामी दुर्बल होकर दुस्थान में पड़ा हो, तो जैसे हम लोग संवत्सर के लिए व मास के लिए चिंतन किए, वैसे ही दिन के लिए चिंतन करेंगे। यदि लग्न दृष्काण का स्वामी, चंद्र दृष्काण का स्वामी, लग्न नवमांश का स्वामी अथवा चंद्र नवमांश का स्वामी दुर्बल होकर दुस्थान में पड़ा हो, यहां तदराश अंशेषो दिवसीस तथा यदि मृतिर द्वित्रादि योगान बहु, ये कहते हैं। तो आप उदाहरण के लिए दृष्काण कुंडली को चिंतन कर लीजिए, ये नवांश कुंडली को।
नवांश कुंडली में आप देखिए, नवांश कुंडली में भी वही धनु लग्न है, और चंद्रमा, यहाँ राशि का अधिपति भी चंद्रमा है। तो अंशेषो चंद्रमा स्थित राशि, चंद्रमा स्थित राशि मीन, मीन राशि का अधिपति बृहस्पति, बृहस्पति दुर्बल होके यदि त्रिक स्थान में दुस्थान में स्थित हो, यहाँ नवांश कुंडली में त्रिक स्थान में बृहस्पति विद्यमान नहीं है, परंतु यदि विद्यमान हो 6 में, 8 में अथवा 12 में स्थित हो, तभी शिशु को कितने दिन में अरिष्ट होगा ना? जन्म लग्न का स्वामी या चंद्रमा के नवांश का स्वामी दुर्बल होकर दुस्थान में स्थित होने से लग्न नवांश की जो राशि है अथवा चंद्र नवांश की जो राशि है, उतने संख्या उतने दिन का बालक जीता है। जैसे यहाँ लग्न क्या है? धनु है, धनु लग्न का अधिपति भी गुरु है। नवांश कुंडली में चंद्र कहाँ है? मीन में है, मीन राशि का अधिपति भी गुरु है, और नवांश कुंडली में गुरु बैठा है सिंह राशि में, परंतु सिंह राशि दुस्थान नहीं है, अशुभ स्थान नहीं है। यदि वो दुस्थान में होता, वृष राशि में अथवा कर्क राशि में अथवा वृश्चिक राशि में होता, तब हम लोग क्या विचार कर लेते ना? वृष राशि में होता तो 2 दिन में, कर्क राशि में होता तो 4 दिन में, वृश्चिक राशि में होता तो 8 दिन में शिशु को मृत्यु हो जाता। तो दृष्टांत से हम लोगों को मास का ज्ञान हुआ, नवांश से दिवस का ज्ञान होगा, एवं लग्नाधिपति चंद्र स्थित राश्याधिपति जन्म कुंडली से, लग्न कुंडली से हम लोगों को किसका ज्ञान होगा ना? संवत्सर का, वर्ष का ज्ञान होगा। ये परिष्कार है। इस श्लोक में आप लोग पूरा परिष्कार और एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए। मृतिर, इसमें और एक बात कहते हैं, द्वित्रादि योगान बहुहु। उपरयुक्त 3 योग हम लोग पढ़े हैं। लग्नेश चंद्र राशि का स्वामी, लग्न दृष्काण चंद्र दृष्काण का स्वामी, जन्म लग्न स्वामी, लग्न नववांश का स्वामी चंद्र नववांश का स्वामी। बलहीनता हो, दुस्थान में पड़े हो, तभी वर्ष मास दिन का हम लोग ज्ञान करते हैं। ये कहा जाता है इन तीनों की तीनों दुर्बल होंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। जैसे हम यहाँ कुंडली देख रहे हैं तो कुंडली में बृहस्पति संपूर्ण रूप में निर्बल नहीं है, क्योंकि दृष्काण कुंडली में भी जन्म लग्न का अधिपति गुरु है, जन्म राशि का अधिपति गुरु है। नववांश कुंडली में भी जन्म लग्न के अधिपति गुरु है, जन्म चंद्रमा स्थित राश्याधिपति भी गुरु है नववांश कुंडली में। लग्न कुंडली में मंगल एवं चंद्रमा, ये दोनों दुस्थान में नहीं है। किसी भी स्थिति में दुस्थान में त्रिकभाव में यहाँ स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए यहाँ हम लोग अल्पायु का योग व बालक की आयु जो संवत्सर में 1-2 महीना में व 1-2 वर्ष में व अल्प आयु के कारण मृत्यु हो जाता है, ऐसा घटित यहाँ नहीं होगा। लेकिन किसी किसी कुंडली में हम लोग देखेंगे अशुभ स्थान में त्रिक भाव में लग्नाधिपति एवं चंद्र स्थित राश्याधिपति दोनों के अधिपति बैठे हो एवं निर्बल हो, तभी वर्ष में ही वालारिष्ट होगा, ऐसा हम लोग फलादेश करेंगे। यदि दृष्काण कुंडली के लग्नाधिपति एवं चंद्र स्थित राश्याधिपति दोनों त्रिक भाव में स्थित हो, वहां हम तुरंत कहेंगे इतने महीना में इस शिशु का मृत्यु हो जाएगा। नववांश कुंडली में जन्म लग्नाधिपति, नववांश कुंडली के जन्म लग्नाधिपति एवं
नवमांश के चंद्र स्थित राश्याधिपति दोनों यदि त्रिक स्थान में निर्बल होके बैठे हो, दिन में ही शिशु का मृत्यु होगा। ये लक्षण, तीनों के तीनों लक्षण हम लोगों को समझ में आने लगा है। लेकिन उपर्युक्त तीनों लक्षण में, तीनों योग में कौन सबसे प्रबल है, उसका हम लोगों को विचार कर लेना चाहिए। यह देखकर के ही लग्न से पंचम व अष्टम कौन कौन पापक ग्रह बैठे हुए हैं, उसको निर्धारित करके ही हम लोगों को फलादेश में आयु का व बालक की अल्पायु के योग का फलादेश करना है। इसलिए इस श्लोक में द्वित्रादि योगान बहून आलोच्य, ये दो तीन हम लोग जो योग के लक्षण पढ़े हैं, इन तीनों को आलोचना करना है, चिंतन करना है। उसके बाद सुत अष्टम गति ही, सुत नाम पंचम भाव, अष्टम मतलब आठवां घर। श्लोक आप देखिए, सुत अष्टम गति ही पापी ही अरिष्टम शिशो हो। पंचम अष्टम भाव में स्थित पापक ग्रहों के द्वारा अरिष्ट योग विचार करना है, बालक के आयु का विचार करना है बालक का। समझ में आ गया विषय? किसी को मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कर लीजिए। मैं एक टाइम इसी डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा चेंज करके देखता हूं, किसी भी प्रकार के लक्षण बन सकते हैं क्या। कोई मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछे। क्लियर है ना? चलिए, इस कुंडली में जन्म लग्नाधिपति कौन है? मंगल, मेष लग्न है। और जन्म राश्याधिपति कैसे? राशिया कहाँ? ये लग्न कुंडली जो दिखा रहा हूं, इसमें लग्नाधिपति मंगल, राश्याधिपति बुध बैठा है सिंह राशि में पंचम स्थान में। चलिए, जो लोग उसमें जुड़े हैं वो गूगल मीट में भी जुड़ जाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, क्वेश्चन पूछते वक्त पता चलेगा, नहीं तो वहां मुझे फिर से ऑन करना पड़ेगा ना। चलिए, मैं दिखा रहा था क्या, इसी कुंडली में वालारिष्ट योग व वर्ष में अरिष्ट योग बन रही है क्या? नहीं बन रही है। बन रही है? नहीं। इस कुंडली को मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं, 19 तारीख कर लेता हूं, 19/9/2011, देखते हैं क्या बनता है। घूम रहे हैं। मूल विवरण 19/9/2011। ये चेंज नहीं हो रही है। आप लोग अपना कुंडली में देखिए, 19 तारीख का जब चंद्रमा वृष राशि में होगा, मेरा प्रश्न इसके बाद है, लग्न मेष लग्न हो, चंद्रमा वृष राशि में स्थित हो, तो वहां कब बालक की कितने वर्ष में मृत्यु होगी?
वहां वर्ष का हम लोग वर्षारिष्ट का ज्ञान कर सकते हैं क्या? वर्ष आयु का विचार। मेष लग्न वृष राशि, मेष लग्न वृष राशि में वृष राशि का अधिपति शुक्र त्रिक स्थान में स्थित है 6, 8, 12 में। तो वहां हम लोग शुक्र को, नीचस्थ शुक्र को निर्बल मानेंगे। नीचस्थ शुक्र यदि निर्बल हो एवं त्रिकभाव में बैठा हो एवं पापक ग्रहों से युक्त हो, जैसे शनि सूर्य दोनों पापक ग्रह है ना, शनि शुक्र। आवाज आ रही है मेरा? शनि शुक्र दोनों पापक ग्रह है एवं शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शनि सूर्य शुक्र तीनों एक साथ षष्ठ स्थान में शुक्र नीचस्थ होकर स्थित है। वहां अरिष्ट होगा, वह अल्पायु होगी। उस अल्पायु के लक्षण में कितने वर्ष में शिशु को अरिष्ट होगा? ना 6 वर्ष में शिशु को अरिष्ट होगा। उसके बाद क्या देखेंगे ना, नववांश कुंडली आपके सामने भी है। नववांश कुंडली में चंद्र नववांश एवं लग्न नववांश, लग्न नववांश वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न के अधिपति भी मंगल है एवं जन्म चंद्रमा नववांश राशि में कहां बैठा है ना, कर्क नववांश में बैठा है। कर्क नववांश का अधिपति भी चंद्रमा खुद है। वहां त्रिक स्थान में ना चंद्रमा बैठा है ना त्रिक स्थान में लग्नाधिपति, नववांश कुंडली की जो लग्नाधिपति मंगल है वो बैठा है। वो बृहस्पति के साथ मंगल, बृहस्पति 10वें स्थान में सिंह राशि में विद्यमान है। इसीलिए मासा दिन अरिष्ट हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। दिन में अरिष्ट होगा व दिन में मृत्यु होगी, ऐसा हम लोग विचार नहीं करेंगे। वहां केवल वर्ष का प्राप्त हुआ जन्म लग्न की कुंडली से। उसके बाद जब दृष्काण कुंडली देखेंगे, क्या करेंगे? दृष्काण कुंडली देखेंगे। दृष्काण कुंडली में हम लोगों को क्या देखना है ना, लग्नाधिपति एवं दृष्काण कुंडली के लग्नाधिपति, दृष्काण कुंडली में चंद्र स्थित राश्याधिपति। चंद्र यहां मकर राशि में स्थित है दृष्काण कुंडली में, और मकर राशि का अधिपति कौन है ना, शनि है। शनि विद्यमान कहां है? हाँ, 2 माह में अरिष्ट होगा। तो जन्म लग्न कुंडली से प्राप्त हुआ क्या ना, वर्षारिष्ट। कितने वर्ष ना, 6 वर्ष में। और दृष्कान से कितना प्राप्त हुआ ना, 2 माह। तो 6 वर्ष 2 माह में शिशु को बालारिष्ट होगा, वह मृत्यु होगी, वह मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। ये सब विचार हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जो पूर्व कक्षा में गंडांत व वृक्ष संधि का चर्चा किए हैं वो भी देखेंगे। और जो जन्म लग्न, जैसे यहाँ लग्न मेष लग्न है और लग्न स्पष्ट 23 अंश का है। मेष लग्न के 8 अंश, लग्न के 8 अंश जो होता है वो मृत्यु भाग है, मृत्यु अंश है। एवं जन्म राशि वृष राशि है। वृष राशि के 12 अंश जो है वो क्या है, मृत्यु भाग है, मृत्यु अंश है। लेकिन चंद्रमा 21 अंश में होने के कारण ना मृत्यु अंश में है, लग्न 23 अंश में होने के कारण मृत्यु अंश में नहीं है। लग्न चंद्रमा मृत्यु अंश में नहीं होने के कारण संपूर्ण अल्पायु के योग जो लक्षण है यहाँ संपूर्ण रूप में नहीं बन रही है। ना वृक्ष संधि में है। सभी प्रकार की चिंतन हम लोगों को करना चाहिए ना। केवल इसी 19/9/2011 8:30 रात्रि के जो कुंडली हम लोग चिंतन किए, इस कुंडली में हम लोग देखे तो
चंद्रमा वृषभ राशि में होने के कारण राष्ट्राधिपति शुक्र नीचस्थ होके पाप ग्रहों के द्वारा षष्ठ स्थान में शत्रु रोग स्थान में स्थित है। त्रिकभाव में होने के कारण बालारिष्ट योग बनेगा। तो इतने 6 वर्ष में शिशु का मृत्यु होने की संभावना यहाँ प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद हम लोग विचार करेंगे ये संपूर्ण रूप में त्रिपता की चक्र के अनुसार वालारिष्ट योग से युक्त है या नहीं है, उसका विचार करेंगे। उसके बाद जो हम लोग पूर्व कक्षा में दंडेश पाप दंडेश से युक्त होने से निश्चित मृत्यु होता है, उसका जो चर्चा हम लोग किए हैं उसका भी साधन करेंगे, दंडेश ज्ञान करेंगे, कौन से दंडेश में लग्न दंडेश क्या है। उसके बाद हम लोग तुरंत फलादेश कर सकते हैं, लग्न दंडेश यदि पाप ग्रह हो तो मृत्यु होगा। और आयु का भी विचार, चर स्थिर दिशोभाव के अनुसार आयु का भी विचार हम लोग करेंगे तो और परिष्कार भी होने लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार एक श्लोक आज हम लोग समझे हैं, कल नेक्स्ट क्लास में और एक आगे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए मैं दिया था पिछले 21/9/2011 8:30 का एक कुंडली बनाने के लिए आप लोगों को दिया था। आप लोग बना के भेजे हैं ग्रुप में, कोई नहीं भेजा है? 21/9/2011 8:30 रात्रि के। जन्मस्थान पूरी। इसका आयु विचार करना है चरस्थिर स्वभाव के अनुसार। विश्वजीत जी आप भी थोड़ा करके भेजेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, धन्यवाद है। आज की कक्षा को यहीं विराम दे रहे हैं। प्रणाम।